हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 4 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने गर्भपात को वैध कर दिया है? जो ऐसा कानून बनाने वाला प्रथम लैटिन अमेरिकी देश बन गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। ये है द ट्रिब्यून का आर्टिकल। अर्जेंटीना बिकम्स फर्स्ट मेजर लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लेजिस्लाइज अबॉर्शन। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में अर्जेंटीना जो एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, ध्यान रखिएगा साथियों, इस अर्जेंटीना की जो संसद है, जिसे आपका कांग्रेस नाम से जाना जाता है, इसने आपका 14 सप्ताह के यानी आपका 14 वीक के गर्भावस्था के गर्भपात को यानी अबॉर्शन को आपका वैध करार दे दिया है, यानी उसको लीगलाइज कर दिया है। और ऐसा करने वाला ये लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है। अब क्या है इसकी पूरी कहानी, समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। साथियों, बहुत लंबे समय से अर्जेंटीना में आपका इस कानून को लेकर यानी वहाँ पर महिलाओं को आपका गर्भपात का राइट्स नहीं था, अबॉर्शन का राइट्स नहीं था। ऐसे सिचुएशन में वहाँ की जो पब्लिक है वो लंबे समय से आपका क्या कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। और अभी हाल ही में अर्जेंटीना की जो संसद है उसने इसको आपका लीगलाइज कर दिया है, यानी अबॉर्शन को आपका लीगलाइज कर दिया है। अब क्या है इसकी कहानी, समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, 1921 में वहाँ पर आपका जो है एक कानून बनाया जाता है। अब वो कानून क्या होता है, एक्चुअली में आपका ये कैथोलिक चर्च का एक फरमान होता है, ठीक है ना। और कैथोलिक चर्च के फरमान के तहत अबॉर्शन करना यानी वहाँ पर गर्भपात करना क्या नहीं था, धर्म सम्मत नहीं था। क्या नहीं था साथियों, धर्म सम्मत नहीं था। लेकिन आपका वहाँ पर लंबे समय से इलीगल तरीके से आपका गर्भपात किया जाता था, जिससे आपका जो वीमेंस हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आपका स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम होती थी और उनके हेल्थ पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था। ऐसे सिचुएशन में लंबे समय से आपका वहाँ की जो महिलाएं हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लंबे समय से क्या कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। क्या कर रही थी साथियों, आंदोलन कर रही थी। फाइनली वहाँ की जो संसद है, वहाँ की संसद के द्वारा आपका अभी हाल ही में क्या दे दिया गया है, आपका गर्भपात का वहाँ पर वीमेंस को राइट दे दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, इससे पहले केवल आपका क्रिटिकल मामलों में, जैसे रेप के मामलों या आपका जब महिला का स्वास्थ्य गंभीर जोखिम में हो, तभी आपका गर्भपात कर सकते थे। लेकिन साथियों, अब आपका अर्जेंटीना में उन सभी महिलाओं को जो आपका गर्भपात अपनी मर्जी से नहीं रखना चाहती या बच्चे को अपने पेट में नहीं रखना चाहती हैं, तो वो आपका अबॉर्शन करा सकती हैं। और अर्जेंटीना की कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि 14 वीक के गर्भावस्था के गर्भपात को क्या किया जा सकता है, आपका यानी बच्चे को अबॉर्शन के तहत आपका निकाला जा सकता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये पहला आपका लैटिन अमेरिकी देश है। कौन है आपका, अर्जेंटीना। अगर बात करें आपका अर्जेंटीना की, ये है आपका वर्ल्ड का मैप। अगर आपका एशिया को देखेंगे तो ये है अपना इंडिया, और इंडिया के इधर की ओर यानी कहने का मतलब आपका इंडिया के साउथ से अगर हम लोग आपका जो है लेफ्ट साइड को आएंगे तो ये है आपका साउथ अमेरिका। क्या है साथियों, नॉर्थ अमेरिका। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इधर है आपका पैसिफिक ओशियन और इधर है आपका अटलांटिक ओशियन। और ध्यान रखिएगा, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में ही आपका स्थित है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। और इसी दक्षिण अमेरिका का ही ये देश है आपका अर्जेंटीना। कौन है साथियों, अर्जेंटीना है। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है आपका ब्यूनस आयर्स।
आयर्स। क्या है साथियों? ब्यूनस आयर्स। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। कौन है साथियों? अल्बर्टो फर्नांडिस। ये जब अल्बर्टो फर्नांडिस आपका राष्ट्रपति के चुनाव में उतरे थे तो ध्यान रखिएगा उसी समय इन्होंने प्रॉमिस किया था अर्जेंटीना के लोगों से, महिलाओं से, कि अगर वो आपका सरकार में आते हैं तो 1921 से जो अबॉर्शन को लेकर यहाँ पर बहुत ही आपका जो है रूढ़िवादी कानून है उसको वो समाप्त करेंगे। तो ये बहुत आपका प्रोग्रेसिव थॉट के थे और इन्होंने अभी हाल ही में आपका जो है इस कानून को क्या कर दिया है, आपका हटा दिया है और महिलाओं को अबॉर्शन का राइट दे दिया है। यहाँ की मुद्रा साथियों बहुत बार पूछी गई है। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है पेसो। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की यानी महाद्वीप की, यानी आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। क्या है साथियों? दुनिया का सबसे आपका बड़ा चौथा कॉन्टिनेंट है। अगर आप बात करें आपका दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की तो पहला स्थान है आपका एशिया का, जिसमें आपका हमारा भारत भी क्या होता है, शामिल होता है। यानी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है साथियों? वो है आपका एशिया। दूसरा स्थान है आपका, ये आपको दिख रहा है, यानी अफ्रीका महाद्वीप। कौन है साथियों? दूसरा नंबर अफ्रीका महाद्वीप का है। जबकि तीसरा स्थान है आपका नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और चौथा स्थान है आपका साउथ अमेरिका की। अगर बात करें आपका साउथ अमेरिका की तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका से साथियों, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जो मिला हुआ है, इस संधि को बोलते हैं पनामा जल संधि। कौन सी संधि बोलते हैं साथियों? पनामा जल संधि से ही आपका जो नॉर्थ अमेरिका है वो आपका साउथ अमेरिका के से जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है कि जो पनामा जल संधि है वो आपका किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका एक तो है उत्तरी अमेरिका और दूसरा है आपका दक्षिणी अमेरिका। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब साथियों इसी आपका दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है आपका ब्राजील। क्या है साथियों? ब्राजील। इसी ब्राजील से आपका इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है साथियों? भूमध्य रेखा गुजरती है। और ध्यान रखिएगा इसी भूमध्य रेखा के आसपास आपका जो जंगल पाए जाते हैं उन्हें आपका अमेजन के जंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? अमेजन के जंगल यानी अमेजन के वन बोला जाता है, फॉरेस्ट बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा जो अमेजन के जंगल हैं ये आपका लंग्स ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया के फेफड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? दुनिया के आपका फेफड़े कहलाते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी आपका साउथ अमेरिका में एक नदी है जिसका नाम है अमेजन। कौन सी नदी साथियों? अमेजन नदी है। ये दुनिया की आपका सबसे अधिक, क्या साथियों? दुनिया की सबसे अधिक जल ले जाने वाली जो नदी है उसका नाम है अमेजन। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरे मैप से समझते हैं साथियों। ये वाला जो एरिया है यहाँ साथियों एक पर्वत का विस्तार है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है साथियों? एंडीज पर्वत। ध्यान रखिएगा ये दुनिया की सबसे लंबी आपका पर्वतमाला है। क्या है साथियों? दुनिया की सबसे लंबी आपका पर्वत श्रृंखला है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची आपका पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला कौन सी है, तो वो तो है साथियों हिमालय ऊंची। ठीक है ना? क्योंकि हिमालय पर ही दुनिया के आपका सबसे ऊंची चोटियां पाए जाते हैं, एवरेस्ट से लेकर कंचनजंगा, नंदा देवी, एनीबडी। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो इलाका है इधर आपका एंडीज पर्वतमाला आपका विस्तार है। और ध्यान रखिएगा ये एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये आपका लगभग 7 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से साथियों? 7 देशों से होकर गुजरती है। इसी एंडीज में आपका साउथ
अमेरिका का, क्या साथियों, दक्षिण अमेरिका का एक चोटी है जो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है साथियों एंकाकागुआ। क्या नाम है साथियों, एंकाकागुआ। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब साथियों इसका एक देश है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया, इसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील को आपका क्या बोला जाता है, कहुआ पात्र बोला जाता है। ब्राज़ील का एक स्थान है साथियों साओ पोलो। क्या नाम है साथियों, साओ पोलो। इसी साओ पोलो को आपका विश्व का कहुआ पात्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कहुआ पात्र, क्योंकि साथियों दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, किसका साथियों, कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वो आपका इसी ब्राज़ील में होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ये आपका साउथ अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका कौन साथियों, ब्राज़ील। और ध्यान रखिएगा ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, क्या होते हैं साथियों, कॉफ़ी के बागान होते हैं, इन्हें आपका फजेंडा कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि आपका जो फजेंडा है वो क्या है, तो साथियों ध्यान रखिएगा फजेंडा आपका कॉफ़ी के बागानों को कहा जाता है। एक पॉइंट दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इक्वेडोर। ये साथियों आपका इक्वेडोर है, छोटा सा देश है। ये जो इक्वेडोर है, इक्वेडोर में एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। क्या है साथियों, कोटोपैक्सी। और ध्यान रखिएगा ये आपका दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है साथियों, कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब साथियों एक बहुत ही फेमस आपका डेजर्ट है यहाँ पर, जिसे हम लोग मरुस्थल बोलते हैं, जिसका नाम है आटाकामा। कौन सा साथियों, आटाकामा मरुस्थल। ये जो आटाकामा मरुस्थल है ये आपका साथियों, ये रहा आपका चिली। क्या है साथियों, चिली। और ये रहा आपका बोलिविया। इसी बोलिविया और चिली की सीमा पर आपका आटाकामा मरुस्थल है। ये साथियों बहुत बार पूछा गया है कि किन दो देशों की सीमाओं पर आपका आटाकामा मरुस्थल है, या आपका कभी इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि किस कॉन्टिनेंट में आपका आटाकामा मरुस्थल पड़ता है। तो कॉन्टिनेंट तो होगा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, लेकिन साथियों दो देशों का नाम याद रखिएगा, बोलिविया और चिली। कौन सा साथियों, बोलिविया और चिली की सीमा पर आपका आटाकामा मरुस्थल है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब साथियों एक देश है पेरू। कौन सा साथियों, आपका एक देश है इसी साउथ अमेरिका का जिसका नाम है आपका पेरू। अब ध्यान रखिएगा विश्व की जो सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी आपका नेविगेशन झील है, जिसका नाम है आपका टिटिकाका। कौन सा साथियों, टिटिकाका। ये जो टिटिकाका झील है ये आपका पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। कहाँ पर है साथियों, पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साथियों ये नीचे है आपका चिली, ठीक है ना, चिली की राजधानी आपका सैंटियागो। अब साथियों इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चिली को कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, यानी आपका तांबे की राजधानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है इसी चिली को, ठीक है ना। तो सारे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। अब साथियों अभी हाल ही में आपका एक डिफेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि साउथ अमेरिका के दो लैंड लॉक कंट्री, यानी आपका भूमि अवरुद्ध देश कौन से हैं। अब लैंड लॉक कंट्री का मतलब ये है साथियों कि जिसकी सीमाएं समुद्र से क्या नहीं करती हैं, टच नहीं करती हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा दो लैंड लॉक कंट्री हैं साउथ अमेरिका के, एक तो है बोलिविया, ये आपको दिख रहा होगा, और दूसरा कंट्री है साथियों आपका पराग्वे। कौन है साथियों, पराग्वे। और ध्यान रखिएगा साथियों दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाती है साथियों, रेड इंडियन कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब साथियों आपका जो इक्वेडोर है, इक्वेडोर की राजधानी है क्विटो। क्या है साथियों, इक्वेडोर की जो राजधानी है उसकी राजधानी का नाम है क्विटो। अब ध्यान रखिएगा ये जो क्विटो है ये दुनिया की सबसे
ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्या है साथियों? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। और साथियों एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि इस महाद्वीप से आपका इक्वेटर तो गुजरती है। क्या साथियों? आपका जो भूमध्य रेखा है ये तो गुजरती है, साथ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या साथियों? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? मकर रेखा। ये मकर रेखा भी गुजरती है, यानी आपका भूमध्य रेखा भी गुजरती है और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है। तो एकमात्र महाद्वीप है जहां से आपका भूमध्य और कौन सी रेखा साथियों? मकर रेखा गुजरती है। ये सारे पॉइंट दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में जो अर्जेंटीना पर आपका जो है आंदोलन चल रहा था, या अर्जेंटीना के संसद द्वारा जो गर्भपात को लेकर वहां की महिलाओं को राज दिए गए हैं, इसीलिए चर्चाओं में था। तो सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस मिसाइल को अन्य देशों को निर्यात करने की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आकाश। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, कैबिनेट क्लियर्स आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट फॉर्म्स पैनल फॉर फास्टर नोड। अब ध्यान रखिएगा, अभी आपका भारत की जो कैबिनेट है उसने साथियों आपका मंजूरी दे दी है किसे? आपका निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए आपका आकाश मिसाइल को। अब ध्यान रखिएगा साथियों, हाल ही में जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा रक्षा नीति जारी की गई थी। क्या की नीति जारी की गई थी? आपका रक्षा नीति जारी की गई थी। इसके अंतर्गत भारत ने आपका लक्ष्य रखा था कि 2025 तक, कहां तक साथियों? 2025 तक $25 बिलियन, कितना साथियों? आपका $25 बिलियन आपका भारत के द्वारा हथियार क्या किए जाएंगे? निर्यात किए जाएंगे। और साथ ही भारत ने आपका रक्षा क्षेत्र में 74% आपका FDI को अनुमति दे दी थी। तो इसी को आपका जो है आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने आकाश मिसाइल को अभी हाल ही में निर्यात करने के लिए, यानी बेचने के लिए आपका क्या दे दी है? अनुमति दे दी है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, जो भारत में आपका आकाश मिसाइल है, ठीक है ना? कौन सा साथियों? ये जो सामने दिख रहा है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल हमारी एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। क्या है साथियों? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, कुछ दिन पहले आपने S-400 का नाम सुना होगा। S-400 भी आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। क्या था साथियों? बैलिस्टिक मिसाइल आपका डिफेंस सिस्टम था। क्या साथियों? आपका S-400, जिसे आपका भारत ने रसिया से लेने की आपका जो है गुजारिश की है, यानी रसिया से 2021 में, यानी अभी आपका कुछ दिन में रसिया से हम लोग इसको क्या करेंगे? भारत में आपका जो है लाएंगे। और साथ में ध्यान रखना साथियों, अभी हाल ही में S-400 इसलिए चर्चाओं में था क्योंकि जब तुर्की ने आपका S-400 आपका किससे लिए? रसिया से लिए। तो तुर्की पर आपका काटसा एक्ट के तहत किसके द्वारा सेंसस लगा दिए गए? USA के द्वारा। तो साथियों ये काफ़ी चर्चाओं में था। तो इसीलिए आपका ये मान के चलिए कि ये जो S-400 है, भारत का जो आकाश है, इसी S-400 को भारतीय रूप आप मान सकते हैं। लेकिन साथियों आपका एक सवाल हो सकता है कि भारत के पास अगर S-400 जैसा ऑलरेडी आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो भारत आपका उससे क्यों खरीद रहा है? और दूसरा आपका साथियों आपका एक सवाल हो सकता है कि ये किस तरीके का आपका मिसाइल होता है। समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, मैंने कुछ दिन पहले आपको 2 प्रकार की मिसाइलें बताई थी। एक तो बताया था मैंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सा साथियों? आपका बैलिस्टिक मिसाइल आपको बताया था। अब ये जो बैलिस्टिक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है ना, और ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है।
अब ध्यान रखिएगा, अगर हमें आपका पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़नी है तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो आपका पैराबोलिक आकार में इस तरीके से, यानी यूं आपका यहाँ से हम लोग छोड़ेंगे और यहाँ धड़ाम से आपका यहाँ पर आपका किसको टारगेट कर देंगे, पाकिस्तान को। यानी जो मिसाइल आपका इस तरीके से क्या करता है, टारगेट करता है परवलया आकार में आपका जो है, यानी जमीन से हम छोड़ते हैं फिर वो थोड़ा आकाश में उड़ते हुए सीधे धड़ाम से फिर जमीन पर क्या करता है, मार करता है। तो ऐसे आपका मिसाइल को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और भारत की जो पृथ्वी है, कौन सी साथियों, आपका पृथ्वी है और अग्नि है, कौन सी साथियों, अग्नि मिसाइल है, ये आपका भारत की क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जो आपका सरफेस टू सरफेस, यानी आपका कहने का मतलब सतह से सतह मार करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आपका एक क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल साथियों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका हमारी मिसाइल है और यहाँ हमें आपका टारगेट करना है, तो ये धरती से एकदम सीध में समानांतर क्या करेगी, वॉर करेगी। ऐसे मिसाइलों को आपका कहने का मतलब क्रूज मिसाइल कहा जाता है, जो समानांतर धरती के क्या करती है, सीध में वॉर करती है। अब ध्यान रखिएगा, भारत में एक मिसाइल है ब्रह्मोस, कौन सी साथियों, ब्रह्मोस मिसाइल, ये भारत की आपका क्रूज मिसाइल है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब एक मिसाइल होती है सेमी बैलिस्टिक, कौन सी साथियों, सेमी बैलिस्टिक आपका मिसाइल होती है। अब ये सेमी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब साथियों मान लीजिए यहाँ पर हमारी मिसाइल है और आकाश में आपका दुश्मन का कोई चीज उड़ रहा है, ठीक है ना, तो हम यहाँ से वॉर करेंगे और आकाश में ही क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो साथियों ये जो आपका सेमी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये मार करती है आपका सरफेस से एयर, यानी कहने का मतलब सतह से वायु, जमीन से वायु आपका जो है ये क्या करती है, वॉर करती है। जबकि बैलिस्टिक और क्रूज आपका जो है सतह से सतह क्या करती हैं, वॉर करती हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग आपका अपने आज के पॉइंट पर, यानी आपका आकाश मिसाइल पर। मैंने थोड़ी देर पहले कहा साथियों आपसे कि जो आकाश मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। क्या है साथियों, आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब ध्यान रखिएगा, आपका ये जो आकाश है इसका निर्माण साथियों DRDO के द्वारा किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसकी सहायता से आपका DRDO ने इसका निर्माण किया है। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में रक्षा अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से साथियों, आपका रक्षा एवं विकास अनुसंधान संगठन, माफ करेगा, क्या कहा जाता है, रक्षा एवं विकास अनुसंधान संगठन आपका जो है DRDO का हिंदी में फुल फॉर्म होता है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, 1958 में इसकी स्थापना होती है। न्यू दिल्ली में इसका आपका मुख्यालय है और आपका J सतीश रेड्डी, कौन साथियों, J सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके आपका क्या है, अध्यक्ष हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और ये आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अब आपका क्या है आकाश मिसाइल, इसको हम लोग समझते हैं। अब साथियों जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, मान लीजिए कोई दुश्मन आपका, हम यहाँ पर है, ठीक है ना, हमने आपका जो है आकाश को यहाँ पर रखा है और यहाँ पर आपका कोई दुश्मन है और यहाँ से आपका वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्या करता है, भारत पर छोड़ता है। तो साथियों आपका जो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हमारा, यानी आकाश है, ये इस मिसाइल को आपका आकाश में ही क्या कर देगा, ध्वस्त कर देगा। यानी कहने का मतलब ये हमारा एक डिफेंस सिस्टम है, यानी कहने का मतलब ये हमें डिफेंस करेगा, किससे, आपका दूसरे देशों के आपका मिसाइलों से। दोबारा समझिए साथियों, जैसे मान लीजिए कोई आपका हमें यहाँ से मिसाइल छोड़ रहा है अपने देश पर, तो हम आपका क्या कर सकते हैं कि जो हमारी आकाश मिसाइल है वो यहाँ से आएगी और इस बैलिस्टिक मिसाइल को यहीं पर आपका ध्वस्त कर देगी। इसी को बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब साथियों जो S-400 है ये भी आपका इसी प्रकार का है। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपका ये सवाल हो सकता है कि आकाश और S-400 में क्या अंतर है, कि हमें आपका आकाश
होने के बजाय भी S-400 को खरीदना पड़ा। अब ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये जो S-400 है इसके आपका मारक क्षमता है 400 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 400 किलोमीटर। जबकि हमारे आकाश की जो मारक क्षमता है वो केवल आपका 25 किलोमीटर है, यानी आपका ये नज़दीक से आ रहे मिसाइलों को ही ख़त्म कर सकता है। जबकि जो S-400 है ये बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक है और साथ में आपका ये जो मिसाइल है ये आपका 400 किलोमीटर माफ करेगा, जो 400 किलोमीटर है 400 किलोमीटर है, वहाँ से आने वाली आपका बैलिस्टिक मिसाइल को भी क्या करेगा? आकाश में ही आपका ख़त्म कर देगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, जो हमारे पास आपका आकाश मिसाइल है इसे कहा जाता है AAD। क्या कहा जाता है साथियों? AAD कहा जाता है, यानी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। क्या कहा जाता है साथियों? एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य को अफसफा के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका नागालैंड। यानी नागालैंड को एक कानून है साथियों अफसफा। अभी समझते हैं अफसफा क्या है। इस कानून के तहत 6 महीनों के लिए आपका डिस्टर्ब रीजन यानी आपका अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। इंटायर नागालैंड डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर अफसफा एज कंडीशन डेंजरस सेज MH। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में नागालैंड में आपका जो है अफसफा कानून लगा दिया गया है और आपका जो भारत का होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसे हम लोग MHA कहते हैं, उसके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर आपका जो है बहुत क्या हो चुके हैं? डेंजरस कानून हो चुके हैं, यानी सिचुएशन हो चुके हैं। यानी ठीक है ना साथियों, यानी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर अफसफा कानून लगाया गया है। अब सबसे पहले तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये है अपने भारत का मैप। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की ओर जाएंगे तो यहीं पर पड़ता है आपका नागालैंड। दूसरे मैप में देखते हैं, ये है आपका पूर्वोत्तर का मैप, ये ऊपर रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथियों नीचे आपको ये दिख रहा होगा नागालैंड। म्यांमार से बिल्कुल आपका बॉर्डर टच करता है, ऊपर नागालैंड से माफ करेगा अरुणाचल प्रदेश से टच करता है और नीचे आपका मणिपुर से भी आपका बॉर्डर शेयर करता है और इधर आपका असम से भी जो नागालैंड है वो आपका बॉर्डर शेयर करता है। अगर बात करें आपका नागालैंड की तो साथियों ध्यान रखिएगा, नागालैंड की स्थापना 1963 में होती है। यानी नागालैंड को आपका एक राज्य के रूप में जो मान्यता दी जाती है भारत के द्वारा, जो राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है, ये किया जाता है आपका 1 दिसंबर 1963 को और भारत के 16वें राज्य के रूप में इसे स्थापित किया जाता है। अब आपका यहाँ जब एक राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है तो राज्य के रूप में स्थापित करने से पहले साथियों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका इसको अलग क्षेत्र बनाए जाने की, यानी इसको अलग देश बनाए जाने की लगातार मांग चलती है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ये जो म्यांमार का कुछ इलाका है, साथ में अरुणाचल का कुछ इलाका है, इन क्षेत्रों को मिलाकर आपका यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ पर कुछ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले लोग होते हैं वो आपका लगातार क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि इन क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग देश का क्या किया जाए? निर्माण किया जाए। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो लोग हैं एक्चुअली में इसमें एक संगठन होता है जिसे हम लोग शॉर्टकट में NSC बोलते हैं। ये जो NSC था इसका फुल फॉर्म होता है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसके द्वारा साथियों लंबे समय से यहाँ पर मांग की जाती है। इसके कुछ छिटपुट जो लीडर हैं वो लगातार आपका अभी भी मांग करते हैं कि इनका एक अलग संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? अलग संविधान होना चाहिए। साथ में आपका साथियों यहाँ पर इनका क्या होना चाहिए? अलग झंडा होना चाहिए। और ये आपका लगातार मांग करते आए हैं लंबे समय से अलग संविधान की, अलग आपका झंडे की और एक नए देश की मांग करते हैं जिसे ये नाम देते हैं नागालैंड। क्या नाम देते हैं
हैं साथियों नागालैंड। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और शुरुआत में यानी 1950 के बाद यहाँ के जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने आपका लगातार जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थे वो आपका चाइना के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर, अन्य आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी ये यहाँ के नागालैंड की मांग की आवाज़ उठाते रहे। लेकिन साथियों होता क्या है कि भारत सरकार लगातार इनसे क्या करती है, चर्चा करती है, लगातार इनसे कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से इनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, यहाँ पर शांति आपका जो है स्थापित हो। लेकिन कभी कभी ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले लोग हैं, कुछ छिटपुट लोग, ये लगातार फिर से बीच बीच में आपका समझौता करने के बाद भी आपका फिर से अपनी आवाज़ को लेकर सामने आ जाते हैं। अब साथियों इसी वजह से यहाँ पर आपका अफसफा लगाया गया है। अब क्या है आपका अफसफा, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो अफसफा है, अफसफा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इस एक्ट को भारतीय संसद के द्वारा 1958 में आपका बनाया गया था। यानी जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है इसके द्वारा 1958 में आपका बनाया गया। इसके तहत साथियों जो आपका आर्मी होती है यानी आपका सेना होती है, उसको आपका कुछ स्पेशल पावर आपका दिए गए हैं। यानी जहां पर आपका अफसफा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया जाता है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार आपका अधिनियम लगाया जाता है, तो वहां पर आपका सैनिकों को कुछ विशेषाधिकार अधिनियम मिल जाते हैं। शुरुआत में साथियों ये आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा में ही आपका लागू थे। लेकिन आपका 1990 के आपका दौर में जम्मू कश्मीर में भी बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है, इसीलिए आपका 1990 में आपका जम्मू कश्मीर में भी लगाया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी कहाँ लगाया गया है, नागालैंड में लगाया गया। अब आपका आर्मी को क्या क्या विशेषाधिकार यानी आपका विशेष पावर होती है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, नागालैंड में अभी जो कानून लगाया गया है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये आपका 6 महीने के लिए लगाया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इस अफसफा एक्ट के तहत यानी इस कानून के तहत भारतीय सेना को आपका जो है बिना वारंट के किसी के भी घर आपका जो है जांचने का अधिकार है। यानी जहां पर आपका अफसफा कानून लगा होगा, कौन सा साथियों, अफसफा कानून लगा होगा, वहां के लोगों के किसी के घर में भी आपका अगर संदिग्ध है या आपका जो सेना है, आर्मी है, वो वहां पर आपका इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, जांच करना चाहती है, तो आर्मी आपका बिना वारंट के उसके घर में क्या कर सकती है, आपका जांच सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को आपका रोककर या पकड़कर आपका जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ये आर्मी को आपका जो है अधिकार है। और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के आपका जो है, अगर कहीं पर संदिग्ध गतिविधि की आपका क्या है, उनको कहीं पर डाउट भी है तो वो जांच कर सकती है। और साथ में अगर उनको लगता है कि यहाँ पर आपका जो है किसकी ज़रूरत है, गोली चलाने की ज़रूरत है, तो ऐसे में आपका वो गोलियों का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। साथ में जितने भी वहाँ पर आपका वाहन होंगे, ठीक है ना, कहने का मतलब आपका गाड़ियाँ वगैरह चलेंगी, उन पर टोटली आपका जो इन्वेस्टिगेशन है, साथ में तलाशी है, वो आपका आर्मी के द्वारा ली जा सकती है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथ में ही साथियों, सशस्त्र बलों द्वारा अगर गलत कार्यवाही की जाती है तो गलत कार्यवाही करने की दशा में भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही अफसफा कानून जहां लागू होगा वहां पर नहीं की जाएगी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आपका अफसफा कानून जो 1958 में बना था। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये सबसे पहले आपका मणिपुर में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों, मणिपुर में आपका लागू हुआ था। और इसी कानून को हटाने के लिए आपका लंबे समय तक संघर्ष किया था आपका मणिपुर की आयरन लेडी, जिन्हें आपका इरोम शर्मिला, सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी साथियों, इन्हीं का नाम है इरोम शर्मिला। ये इरोम शर्मिला ने भी आपका
लगभग 1.5 दशक के आसपास आंदोलन किया। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो आंदोलन किया था वो आपका अफसफा के ही विरुद्ध किया था। यानी कहने का मतलब जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है इसको हटाने के लिए ही 1.5 दशक तक आपका इरोम शर्मिला क्या करती हैं, आंदोलन करती हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें साथियों नागालैंड की, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा नागालैंड की जो राजधानी है उसका नाम है साथियों कोहिमा। क्या है साथियों? कोहिमा आपका नागालैंड की राजधानी है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। गवर्नर है आपका वर्तमान में यहाँ के RN रवि। कौन है साथियों? RN रवि आपका वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में यहाँ के CM है नेफ्यू रियो। कौन है साथियों? नेफ्यू रियो यहाँ के आपका CM है। यहाँ पर बहुत ही फेमस आपका महोत्सव मनाया जाता है हॉर्नबिल। साथियों ये सामने हॉर्नबिल की पक्षी की तस्वीर दिख रही होगी। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आपका हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही विश्व में आपका फेमस है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथियों एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आपका नागालैंड के बारे में। यहाँ पर आपका स्लेश और बर्न खेती की जाती है। कौन सी साथियों? स्लेश और आपका बर्न खेती की जाती है, जिसे हम लोग आपका झूम खेती के नाम से जानते हैं। यानी जंगलों को काट और आग जलाकर, आपका जंगलों को आग से जलाकर और काटकर जो खेती की जाती है साथियों उसी को क्या बोला जाता है? झूम खेती। और आपका नागालैंड में उस खेती को बोला जाता है स्लेश और बर्न। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो नागा लोग हैं यानी नागालैंड में रहने वाले जो लोग हैं ये मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं। और यहाँ की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उसमें एक है अंगामी, एक है साथियों कुकी और एक है आपका चांग। ये प्रमुख जनजातियां हैं। जबकि यहाँ पर 16 के करीब आपका जनजातियां रहती हैं। यहाँ का जो प्रमुख नेशनल पार्क है जिसका नाम है नतांगकी। क्या नाम है साथियों? नतांगकी यहाँ के आपका जो है नेशनल पार्क का नाम है। ठीक है साथियों, थोड़ा सा टफ है इसीलिए आपका मेरे से भी लिखने में मिस्टेक होगी, सॉरी उसके लिए। ये नतांगकी आपका जो है यहाँ के नेशनल पार्क का नाम है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में PM मोदी ने कितने राज्यों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 राज्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। ये है आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल। PM मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट एट 6 साइट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स। ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 6 राज्यों में अभी आपका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अगर बात करें आपका लाइट हाउस प्रोजेक्ट की, सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2021 को, कब साथियों? 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे आपका लॉन्च किया गया। अब समझते हैं क्या है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इसके तहत साथियों पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोगों को आपका सस्ता और मजबूत, क्या साथियों? आपका सस्ता और आपका मजबूत घर क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। इसके तहत आपका 6 राज्यों को शामिल किया गया है और उस 6 राज्यों में आपका एक शहर को क्या किया गया है? चुना गया है। और हर शहर में आपका 1 वर्ष में कितना साथियों? 1 वर्ष में आपका 1000 घरों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। जिसमें साथियों जो अगरतला है ये आपका एक शहर है जो त्रिपुरा में पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है साथियों रांची, जो कहाँ पड़ता है? आपका झारखंड में पड़ता है। तीसरा है साथियों आपका लखनऊ, नवाबों का नगर। ठीक है साथियों, ये लखनऊ आपका यूपी में पड़ता है। जबकि चौथा शहर है आपका राजकोट, ये आपका साथियों गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों? गुजरात में पड़ता है। और तीसरा है आपका MP, कौन है साथियों? आपका MP का स्थान है इंदौर, ये इंदौर कहाँ पड़ता है साथियों? MP में पड़ता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और तीसरा स्थान है आपका, लास्ट स्थान है आपका चेन्नई, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। ये पड़ता है आपका तमिलनाडु, यानी अगरतला आपका त्रिपुरा में,
रांची आपका झारखंड में, लखनऊ आपका यूपी में, राजकोट आपका गुजरात में और इंदौर आपका मध्य प्रदेश में, जबकि चेन्नई आपका तमिलनाडु में। इन 6 शहरों में आपका प्रत्येक वर्ष यानी 1 साल में आपका जो है 1 वर्ष में 1000 घर बनाए जाएंगे और ये घर आपका सस्ते और मजबूत होंगे और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन्हें आपका बनाया जाएगा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, यानी कहने का मतलब चेस के आपका खिलाड़ी बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोन मेंडो का। ये है आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। गोवाज 14 years old लियोन मेंडोनका बिकम्स इंडिया 67th ग्रांड मास्टर। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आपका लियोन मेंडोका है ये आपका केवल 14 ईयर के हैं और गोवा से संबंध रखते हैं। ये है आपका इनकी तस्वीर और ध्यान रखिएगा ये आपके भारत के 67th आपका ग्रैंड मास्टर बने हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये साथियों आपका चेस के खिलाड़ी हैं जिसे हम लोग आपका शतरंज बोलते हैं। भारत के 67वें खिलाड़ी हैं। अगर बात करें आपका भारत के फेमस आपका चेस खिलाड़ी की, ये है साथियों विश्वनाथन आनंद। याद कर लीजिएगा, राजीव गांधी आपका खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें 1991 में आपका क्या प्रदान किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें आपका राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया। वैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 में ही होती है और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। ये है साथियों आपका कोनेरू हम्पी। कौन है साथियों आपका कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी भी आपका चेस की भारत की बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये जो सामने आपको तस्वीर दिख रही है इनका नाम है आपका कोनेरू हम्पी। क्या है साथियों, माफ करिएगा साथियों, डी मुकेश। कौन है साथियों, डी मुकेश आपका इनका नाम है। जबकि कोनेरू हम्पी साथियों ये सामने आपको तस्वीर दिख रही, ये कोनेरू हम्पी है और इनका नाम है आपका डी मुकेश। क्या नाम है साथियों, डी गुकेश। क्या नाम है आपका, डी गुकेश। ठीक है साथियों, मुकेश लिख दिया गलती से। डी गुकेश आपका जो है ये शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं। ये सारे खिलाड़ियों को नोट कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शतरंज से संबंधित है, या आपको नाम दे देगा और आपका पूछेगा कि ये आपका किस खेल से संबंधित है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत के किस रक्षा संगठन ने भारत के पहले स्वदेशी तौर पर निर्मित, क्या साथियों, स्वदेशी तौर पर निर्मित हवाई ट्रॉपेबल कंटेनर विकसित किया है, जिसे आपका क्या नाम दिया गया साथियों, सहायक नाम दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। अब साथियों जो डीआरडीओ है इसी के द्वारा आपका हवाई ट्रॉपेबल कंटेनर अभी हाल ही में विकसित किया गया है और जिसे आपका नाम दिया गया है सहायक। क्या नाम दिया गया है साथियों, सहायक नाम दिया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। नेवी डीआरडीओ कंडक्ट मेडन ट्रायल ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। क्या साथियों, स्वदेशी, यानी आपका ये जो सारा का सारा यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, सामान यूज किया गया है, वो आपका भारत में ही निर्मित है और भारत के द्वारा ही उन सब का निर्माण किया गया है। तो ये आपका बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ये जो आप बता रहे हैं, यानी कहने का मतलब आपका जो हवाई ट्रॉपेबल कंटेनर बता रहे हैं ये है क्या चीज़। अब सबसे पहले तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो आपका हवाई ट्रॉपेबल कंटेनर है ये किसी भी सिचुएशन में आप आकाश से कितनी भी ऊंचाई से आप किसी सामान को इस हवाई ड्रॉपेबल कंटेनर
कंटेनर में रखेंगे यानी सहायक एनजी में रखेंगे, इसे आपका साथियों सहायक एनजी नाम दिया गया। जो सामने आपको तस्वीर दिख रही है, जो सहायक एनजी है, इसको आप अगर हजारों किलोमीटर हवा से भी, यानी कहने का मतलब आसमान से छोड़ेंगे, चाहे आप समुद्र में छोड़िए, जमीन पर छोड़िए या पर्वतों पर छोड़िए, सबसे पहले तो इसको आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यानी ये इतना मजबूत है और आपका जो है इतना आपका डेवलप्ड है कि चाहे आप आग में इसे छोड़ दीजिए, चाहे आप इसको समुद्र में छोड़ दीजिए और चाहे आप कहीं पर भी छोड़ दीजिए, इसे आपका कोई भी नुकसान होगा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब इसके अंदर जो भी सामान होगा वो आपका क्या होगा, सेव होगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखें। अब साथियों आपका एक सवाल फिर हो सकता है कि सर इसका यूज क्या होगा। जैसे मान लीजिए साथियों भारत में आपका सियाचिन है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है वहाँ पर, और अभी भी आपका जो है हम लोग वहाँ पर जो आधुनिक सड़क है और आपका जो है रेलवे है वो नहीं पहुँचा पाए हैं, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में साथियों वहाँ क्या है, बिल्कुल माइनस में तापमान रहता है और लगातार हमें खाना पहुँचाना होता है, उनके लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती, मेडिसिन वगैरह वो पहुँचानी होती है। तो हम इसका आपका यूज कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपका इसको क्या कर सकते हैं कि एक के बाद आपका जो है बहुत से कंटेनर छोड़ सकते हैं, जिससे वहाँ पर आपका जो सैनिक है उनको सामान पहुंचाया जाएगा। दूसरी चीज़ साथियों, जब आपका देश में आपदाएं आती हैं, ठीक है ना, तो सारी की सारी सड़क वगैरह पूरा का पूरा सिस्टम आपका क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। वैसे सिचुएशन में ऐसे क्षेत्रों पर आपका अभियान चलाने के लिए जो सहायता होती है, जो मदद होती है, वो पहुँचाने के लिए हम इसका क्या कर सकते हैं, आपका यूज कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपका किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में कोई आपदा आ जाती है और वहाँ पर आपका जो कनेक्टिविटी होती है सड़क वगैरह वो ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनके द्वारा वहां पर आपका सामान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी चीज साथियों कि ये कहीं भी अगर आपका गिरता है तो ये जीपीएस सिस्टम से जुड़ा होगा, यानी हमें आपका जो है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि ये आपका कहां पर गिराई गई है। और ध्यान रखना 50 आपका केजी ये क्या कर सकता है, सामान ले सकता है, जीपीएस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और साथियों डीआरडीओ ने इसे आपका जो है अवेंटेड एक कंपनी है, कौन सी साथियों नोट कर लीजिएगा, जो अवेंटेड कंपनी है, इस अवेंटेड नामक कंपनी की सहायता से इसको बना रखा है। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जो आपका हवाई ड्रॉपेबल कंटेनर है वो आपका क्या काम करेगी, जिसे आपका डीआरडीओ के द्वारा जो अवेंटेड कंपनी नामक कंपनी है उसके सहयोग से आपका निर्मित कर रखा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कौन भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झोंग सांसान। ये साथियों एक्चुअली में चाइना के भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अब एशिया के बनेंगे तो चाइना के तो ऑलरेडी बनेंगे ही। ये है आपका द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल, चाइनाज बोटल्ड वाटर किंग झोंग सांसान रिप्लेसेस मुकेश अंबानी एज एशिया रिचेस्ट पर्सन। यानी भाई साहब इन्होंने आपका मुकेश अंबानी को भी क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। ये है आपका जिनका नाम है क्या साथियों, झोंग सांसान। क्या नाम है साथियों आपका, झोंग सांसान, जो आपका मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ के दुनिया के 11वें आपका अमीर व्यक्ति, और साथ में साथियों ध्यान रखना ये एशिया के भी सबसे आपका अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इनका साथियों पानी का बिजनेस था और अभी हाल ही में जब आपका कोविड-19 शुरू हुआ तो इन्होंने आपका मेडिसिन का काम भी क्या किया, शुरू किया। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखेगा। अगर बात करें आपका ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो साथियों नोट कर लीजिएगा, इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जेफ बेजोस, आपने नाम सुना ही होगा, जो जेफ बेजोस हैं ये एक्चुअली में अमेजन के क्या है
साथियों संस्थापक है। किसके साथियों? अमेजन के संस्थापक है। ये दुनिया के आपका सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे आपका अमीर व्यक्ति है एलॉन मस्क। क्या नाम है साथियों? एलॉन मस्क। ये एक्चुअली में स्पेस एक्स, क्या साथियों आपका स्पेस एक्स, और इनकी एक और कंपनी है टेस्ला, ठीक है ना, ये आपका इसके मालिक है और दुनिया के आपका दूसरे अमीर व्यक्ति हैं, अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो हाल ही में जारी की गई है। तीसरे दुनिया के आपका अमीर व्यक्ति हैं, इनका नाम है साथियों बिल गेट्स। क्या नाम है साथियों? बिल गेट्स। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के क्या है आपका संस्थापक है, यानी इसके मालिक है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो साथियों यानी आपका जो मुकेश अंबानी है, ये इससे पहले लगभग आपका 3-4 सालों से क्या थे, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन इनको आपका जोंग सांसान ने आपका साथियों पीछे छोड़ दिया है, जो चाइना के आपका साथियों बिजनेसमैन है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय नौसैनिक जहाज INS किल्तान किस मिशन के तहत मानवीय सहायता देने के लिए कंबोडिया पहुंचा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिशन सागर 3। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में कंबोडिया में आपका जो है बाढ़ आई हुई है, और इसी आपका जो है बाढ़ में आपका मानवीय सहायता देने के लिए 26 दिसंबर 2020 को आपका कुछ सामान लेकर हमारा जो INS किल्तान है, ये आपका मिशन सागर 3 के तहत आपका कंबोडिया गया है। ये है आपका बिजनेस वर्ल्ड का आर्टिकल। मिशन सागर 3rd इंडियन नेवी डिलीवर्स 15 टन्स ऑफ एड टू कंबोडिया फॉर फ्लड रिलीफ। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा साथियों। एक्चुअली में साथियों जो इंडियन ओशन वाले देश है, वहाँ पर भारत ने आपका जो है 3 मिशन सागर चला चुका है। पहला जो मिशन सागर चलाया था, उसमें हमारा INS जो केसरी है, ये गया था साथियों आपका कहाँ, मॉरिशस। कहाँ गया था साथियों? मॉरिशस। और उस समय आपका मॉरिशस में जो कोविड किट है, ये लेकर हमारे जो डॉक्टर टीम थे वो गए थे। दूसरा जो मिशन सागर 2 है, ये चलाया गया था 10 नवंबर 2020 को। इस समय गया था आपका INS ऐरावत। ये गया था साथियों आपका जिबूती। कहाँ गया था साथियों? जिबूती। जिबूती में आपका उस समय ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, तो उसके आपका सहयोग के लिए क्या गया था, खाद्य सहायता लेकर भारत गया था। और अभी आपका 26 दिसंबर 2020 को आपका हमारा INS किल्तान कहाँ गया है, मानवीय सहायता लेकर कंबोडिया गया है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो मिशन सागर है, इसका मकसद है हिंद महासागर में स्थित यानी इंडियन ओशियन में स्थित देशों की आपका मुसीबत के टाइम पर क्या करना, हेल्प करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनीत शर्मा। ये साथियों आपका विवेक यादव की जगह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। यह है आपका द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल। सुनीत शर्मा अपॉइंटेड न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड CEO। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अगर हम रेलवे की बात करें तो पहली जो रेल चलती है वो 16 अप्रैल 1853 को। कब साथियों? 16 अप्रैल आपका 1863 को ये चलती है मुंबई से ठाणे के बीच में, और आपका ये चलती है 34 किलोमीटर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी आपका इस टाइम पर भारत के क्या थे साथियों, गवर्नर थे, इसीलिए भारत में आपका रेलवे का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ध्यान रखिएगा साथियों, जो भारत में रेलवे का नेशनलाइजेशन यानी आपका राष्ट्रीयकरण हुआ, क्या हुआ साथियों, जो भारत में आपका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, वो हुआ आपका 1950 में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो टोटल जोन्स है, क्या है साथियों, आपका टोटल आपका जोन्स है, यानी भारतीय रेलवे को आपका 18 जोन्स में बांटा गया है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। भारत का जो रेल विश्वविद्यालय है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, वो है आपका बड़ौदा में। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और साथियों आपका जो भारत में रेल सेवा है या रेलवे की लंबाई है, ये विश्व में आपका चौथा स्थान रखती है, यानी भारत का आपका चौथा स्थान है। पहला स्थान है साथियों USA का, दूसरा स्थान है चीन का, और जबकि तीसरा स्थान है आपका रसिया का। तो ये सारे पॉइंट साथियों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये आपका
सुनीत शर्मा की तस्वीर है। नेक्स्ट और आज का अंतिम पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है राघवेंद्र सिंह चौहान। ये है साथियों टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, तेलंगाना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान टू टेक चार्ज इन उत्तराखंड हाई कोर्ट। अब अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो आपका चीफ जस्टिस बने हैं वो बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें उत्तराखंड की तो साथियों ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड जो राज्य होता है वो बनता है 9 नवंबर 2000 को। कब साथियों? 9 नवंबर 2000 को आपका भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना होती है। और इसी 9 नवंबर 2000 को, कब साथियों? इसी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना नैनीताल, जिसे आपका झीलों की नगरी या सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है, इसी नैनीताल में आपका स्थापित की जाती है उत्तराखंड की हाईकोर्ट। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये भारत का 20वां हाईकोर्ट था, नैनीताल हाईकोर्ट। इसको भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और साथियों अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के स्टेट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड के जो पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो थे साथियों अशोक अभेंद्र देसाई। कौन थे साथियों? अशोक अभेंद्र देसाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस से। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें उत्तराखंड के अन्य आपका एडिशनल फैक्ट की, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से होती है, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम था माफ करेगा, वो था साथियों हैली नेशनल पार्क। क्या था साथियों? हैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में होती है। और ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी जिले में आपका विस्तारित है। और इस पॉइंट को भी साथियों नोट कर लीजिएगा। 1973 टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा साथियों? टाइगर प्रोजेक्ट। ये टाइगर प्रोजेक्ट भी आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही शुरू होता है। और ध्यान रखिएगा भारत में टाइगर की जनसंख्या के आपका मामले में उत्तराखंड का तीसरा स्थान है, जबकि भारत में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान है आपका कर्नाटक और तीसरा स्थान है उत्तराखंड का। अगर बात करें पार्टिकुलर किसी नेशनल पार्क की तो सबसे ज्यादा आपका टाइगर अगर किसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं तो वो है साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। साथियों ध्यान रखिएगा भारत का ही नहीं एशिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा साथियों? सबसे ऊंचा जो डैम है यानी बांध है उसका नाम है टिहरी बांध। ध्यान रखिएगा साथियों ये टिहरी बांध का जो निर्माण शुरुआत होती है वो 1972 में होती है। कब होती है साथियों? 1972 में रूस के सहयोग से, रशिया के सहयोग से आपका 1972 में इसकी शुरुआत की जाती है। ये जो टिहरी डैम है वो आपका भागीरथी और भिलंगना, कौन सी साथियों? भागीरथी और आपका भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और इसकी जो हाइट है ये है आपका 260.5 मीटर। कितनी है साथियों? 260.5 मीटर। और इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, ये भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे ऊंची आपका साथियों क्या है? डैम है। इसका जो डिजाइन तैयार किया वो किया साथियों जेम्स ब्रून। किसने किया साथियों? जेम्स ब्रून। ये आपका रशिया के क्या थे साथियों? इंजीनियर थे। और एक पॉइंट आपका अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसके विरोध में टिहरी आंदोलन चला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। क्या आंदोलन चला था साथियों? टिहरी आंदोलन चला था। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और आपका जो टिहरी बांध है इसका पुराना नाम था स्वामी रामतीर्थ सागर। क्या नाम था साथियों? स्वामी रामतीर्थ सागर। वर्तमान में से टिहरी डैम आपका जो है के नाम से जाना जाता है, टिहरी डैम के नाम से जाना जाता है। और जबकि भविष्य में इसे बनाए जाने की मांग की जा रही है श्रीदेव सुमन बांध। क्या बात साथियों? आपका सुमन बांध, श्रीदेव सुमन के नाम पर आपका जो है इसका निर्माण किए जाने की मांग की जा रही है। तो ये आपका साथियों
टिहरी डैम के बारे में था। अब ध्यान रखिएगा साथियों, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कौन सा साथियों, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपका उधम सिंह नगर के पंत नगर नामक स्थान पर स्थित है। ध्यान रखिएगा साथियों, 1960 में इस विश्वविद्यालय की, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और ये भारत का आपका पहला कृषि विश्वविद्यालय था। और हरित क्रांति, क्या साथियों, हरित क्रांति में इस कृषि विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईआईटी रुड़की, जो साथियों भारत का ही नहीं एशिया का पहला आपका साथियों इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1847 में आपका की जाती है, जो अभी वर्तमान में रुड़की यानी आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।